आइए सुनते हैं शर्लक होम्स की कहानी, अंतिम प्रश्न। हाल ही में लिखने के लिए मैंने बहुत ही बुझे हुए मन से अपनी कलम उठाई है, जिसमें मैंने उन विशेष दिनों को संजो कर रखा है जिससे मेरे साथी को प्रतिष्ठा मिली थी। चूँकि मैं इन्हें बहुत ही गहराई से महसूस करता हूँ, इसीलिए ये अस्पष्ट या बिल्कुल अपर्याप्त तरीके से भी हो सकती है। मुझे उसके साथ जिस भी तरह के विचित्र अनुभव हुए, मैंने उनको बताने का भरसक प्रयास किया है। और स्टडी इन स्कारलेट के मामले में हम कैसे पहल साथ मिले और फिर नेवल ट्रीटी तक उसमें उसके दखल तक साथ रहे। ये एक ऐसा दखल था जिसका असर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय जटिलता को बचाने के लिए था। मेरी कोशिश इसे रोक देने और इस घटना पर कुछ भी ना कहने की थी, क्योंकि इसने मेरे जीवन में एक खालीपन ला दिया था और जिसे भरने में 2 वर्षों का समय भी कुछ न कर सका। मेरे हाथों के साथ एक तरह की जबरदस्ती की जा रही थी। चूंकि हाल ही के पत्रों में कर्नल जेम्स मॉरियार्टी ने अपने भाई की स्मृति के बारे में लिखा था और इसलिए मेरे सामने सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि लोगों के सामने वे तथ्य लाए जाएं जो कि वाकई घटित हुए थे। केवल मैं ही इस मामले की पूरी सच्चाई जानता था और मुझे यकीन भी था कि अब वो समय आ चुका है जबकि इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है, अखबारों में ये सिर्फ 3 बार ही छपा है। 6 मई 1891, जर्नल डी जेनेवा 7 मई को राइटर्स डिस्पैच, और अब वे हाल ही के पत्र थे जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। पहली और दूसरी खबर में तो ये बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में थे और अंतिम वाली में, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा, तथ्यों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। प्रोफेसर मोरियार्टी और मिस्टर शर्लॉक होम्स के बीच पहली बार जो भी सचमुच घटित हुआ, उन्हें बताने के लिए ये सब मेरे पास मौजूद है। मुझे याद है कि मेरी शादी के बाद और मेरी निजी चिकित्सा सेवा की शुरुआत के समय ही मेरे और होम्स के बीच के अति घनिष्ठ संबंधों में कुछ हद तक एक बदलाव सा आ गया था। कभी कभी जब उसे अपनी छानबीन में मेरे साथ की जरूरत होती थी, तब भी वो मेरे पास आया करता था, पर ऐसे अवसर धीरे धीरे कम होते चले गए और सन 1890 तक केवल 3 ही मामले ऐसे थे जिनका मैं संग्रह कर सका। उस साल के जाड़े के दिनों में और सन 1891 की बसंत ऋतु की शुरुआत में ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उसे फ्रांस की सरकार ने किसी महत्वपूर्ण मामले में अपने साथ लगा रखा है। और इसी बीच होम्स के 2 पत्र मुझे नारबोन और नाइम्स से आए थे। इन पत्रों से मुझे पता चला कि वहां उसे कुछ अधिक दिनों तक ठहरना पड़ सकता है। 24 अप्रैल को जब मैंने उसे अपने परामर्श कक्ष में आते हुए देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि वो पहले की तुलना में थोड़ा पीला और दुबला हो गया था। मेरे शब्दों के बजाय मेरे देखने के तरीके का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ, मैं बहुत अधिक ही व्यस्त रहा और हाल ही तक बहुत ही अधिक तनाव में भी रहा। क्या तुम अपने इन दरवाज़ों को बंद कर दोगे? अब कमरे में रोशनी टेबल पर रखे केवल उसी लैंप से आ रही थी जिससे मैं पढ़ा करता था। होम्स दीवार के किनारे से होते हुए दरवाज़ों के पास पहुंच गया और फिर उन्हें सावधानी से बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम किसी से डर रहे हो? हाँ, मैं डर रहा हूँ। किससे? एयरगन से। इससे तुम्हारा क्या मतलब है होम्स? मेरे ख्याल से वॉटसन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जब खतरा बिल्कुल नज़दीक हो तब उसे ना समझना साहस के बजाय बेवकूफ़ी है। क्या तुम्हें एक माचिस के लिए मैं तकलीफ दे सकता हूँ? उसने सिगरेट का कश ऐसे खींचा जैसे कि उसे बहुत ही आराम मिला हो। वो बोला, तुम्हें इतनी देर में बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं तुमसे एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ कि तुम मुझे अपने पीछे वाले बगीचे की दीवार फांद कर जाने की अनुमति दोगे। मैंने पूछा, पर इनका मतलब क्या है? उसने अपना हाथ बाहर निकाला और लैंप की रोशनी में मैंने देखा कि उसकी उंगलियों की 2 गांठें छिली हुई हैं और उनसे खून बह रहा है। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई खास बात नहीं है, अभी भी ये काफ़ी मजबूत है। क्या मिसेस वॉटसन अंदर हैं? वे किसी से मिलने बाहर गई हैं। तो तुम अकेले हो? बिल्कुल। तब तुम्हारे लिए मेरा ये प्रस्ताव है कि तुम 1 सप्ताह के लिए मेरे साथ महाद्वीप चलो। कहाँ? कहीं भी, मेरे लिए सभी जगह एक सी हैं। इन सब बातों में कुछ विचित्र सा लग रहा था। बिना उद्देश्य छुट्टी मनाना होम के स्वभाव में नहीं है,
उसका पीला और थका मांदा चेहरा मुझे बता रहा था कि वे बहुत ही अधिक तनाव में थे। उसने मेरी आंखों में प्रश्न देखे और फिर अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़कर एवं कोहनी अपने घुटने पर टिकाते हुए सारी स्थिति मुझे बताई। वो बोला, तुमने शायद प्रोफेसर मोरियार्टी के बारे में नहीं सुना होगा। कभी नहीं सुना? वो चीखता हुआ सा बोला, यही तो उसकी चालाकी और आश्चर्यजनक बात है। इस आदमी ने लंदन को बर्बाद कर रखा है और किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना है। यही तो वो चीज़ है जिसने उसे अपराध के रिकॉर्ड में शिखर पर पहुंचा दिया है। वॉटसन, मैं तुम्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक बता रहा हूँ कि यदि मैं इस आदमी को हरा दूं या समाज को इससे आज़ाद करा दूं तो मुझे लगेगा कि मेरा पेशा शीर्ष पर पहुंच गया है और मुझे जीवन की शांति की ओर मुड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारे बीच हाल के ही मामलों में, जिसमें स्कैंडिनेविया के शाही परिवार और फ्रेंच रिपब्लिक में जो मेरी सहायता होती रही है, इसने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि मैं बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जारी रख सकता था, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनुकूल भी है और जिसमें मैं अपने रासायनिक अनुसंधानों पर अपना ध्यान भी केंद्रित कर सकता था। पर वॉटसन, मुझे चैन नहीं था, क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि प्रोफेसर मोरियार्टी जैसा आदमी लंदन की सड़कों पर बिना चुनौती के ही घूम रहा है, तब मैं अपनी कुर्सी पर चैन से नहीं बैठ पाता था। उसने ऐसा क्या किया है? उसका करियर असाधारण था। उसकी पैदाइश अच्छी जगह और शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हुई थी। प्रकृति ने उसे विलक्षण गणितीय प्रतिभा से नवाजा। 21 साल की उम्र में ही उसने बायनामियल सिद्धांत पर एक शोध प्रबंध लिखा, जिसे यूरोप में काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। इसी के बल पर उसने हमारे विश्वविद्यालय में गणित के क्षेत्र में अपनी जगह भी बना ली थी और उसके सामने एक शानदार करियर भी था। किंतु इस व्यक्ति में आनुवांशिक रूप से कुछ दुर्गुणों वाली प्रवृत्ति थी। उसके खून में अपराध की प्रवृत्तियां भी दौड़ती थीं, जो कि कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई और उसकी विलक्षण मानसिक शक्तियों के द्वारा कई गुना खतरनाक हो गई। विश्वविद्यालय परिसर में उसके खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं, जिसकी वजह से उसे वहां से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वहीं से वो लंदन आ गया और यहाँ उसने सेना के सवारी डिब्बे बनाने का काम शुरू किया। दुनिया उसके बारे में केवल इतना ही जानती है, परंतु मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मैंने खुद ही पता किया है। वॉटसन, जैसा कि तुम्हें पता ही है, लंदन की सबसे बड़ी अपराधियों की दुनिया के बारे में अन्य कोई उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना कि मैं जानता हूँ। कई सालों से मैं अपराधियों के पीछे की शक्ति के बारे में जानने को उत्सुक रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी संगठित शक्ति है जो हमेशा कानून के रास्ते में खड़ी हो जाती है और गलत काम करने वालों की ढाल बनती है। कई तरह के मामलों जैसे धोखाधड़ी, लूट और हत्या आदि में मैंने बार बार इस ताकत की मौजूदगी को महसूस किया है और उन बहुत से बिना सुलझे अपराधों में जिनमें मेरा परामर्श भी नहीं लिया गया था, मैंने इनके काम को भी जाना है। कई वर्षों से मेरी कोशिश उस पर्दे को उठाने की रही है जिसने इसे ढक रखा था और अंत में वो समय आ ही गया जब मैंने वो सूत्र पकड़कर उसका पीछा किया, जब तक कि वो मुझे हजारों मक्कार घुमावदार रास्तों से होता हुआ उस नामी भूतपूर्व गणित के प्रोफेसर मोरियार्टी की ओर न ले आया। वॉटसन, वो अपराध का नेपोलियन है। वो इस बड़े शहर के आधे गलत कामों और करीब सभी बिना सुलझे अपराधों का संगठन करता है। वो बहुत ही बुद्धिमान, दार्शनिक और अद्भुत सोच वाला व्यक्ति है। उसके पास अव्वल दर्जे का दिमाग है। वो एक मकड़े की तरह जाले के बीच में स्थिर होकर बैठता है। उस जाले में हजारों तार होते हैं, पर वो उनके हर कंपन को अच्छी तरह पहचानता है। वो ऐसे काम स्वयं बहुत ही कम करता है, वो केवल योजनाएं बनाता है। उसके अनेक एजेंट हैं और जो बहुत ही अच्छे ढंग से संगठित हैं। यदि कोई अपराध किया जाना है या एक कागज गायब करना है, गोली चलानी है या आदमी गायब करना है, तब प्रोफेसर को सिर्फ कहा जाएगा और सारा मामला तय होगा और फिर इसे पूरा किया जाएगा। वो एजेंट पकड़ा भी जा सकता है। इस स्थिति में उसके बचाव या उसकी जमानत के लिए धन का इंतजाम हो जाता है, पर उस एजेंट का इस्तेमाल करने वाली केंद्रीय ताकत कभी नहीं पकड़ी जाती। उस पर संदेह भी नहीं होता है। वॉटसन, यही वो संगठन है जिसका मैंने पता लगाया है और जिसको तोड़ने और पर्दाफाश करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रोफेसर ने इतनी चालाकी से अपनी सुरक्षा के उपाय कर रखे थे कि मैं जो भी करूं, ऐसे सबूतों का मिलना असंभव लगता था जिससे उसे कानून के कटघरे में लाया जा सके। वॉटसन, तुम्हें मेरी ताकत का पता है,
फिर भी 3 महीने बाद मैं ये मानने के लिए मजबूर हुआ कि मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंदी मिल ही गया जो कि बुद्धिमानी में मेरे ही बराबर है। उसकी काबिलियत की प्रशंसा में उसके अपराधों के प्रति मेरा डर गायब हो गया था। अंत में उसने एक यात्रा की, केवल एक छोटी सी यात्रा, मगर जितनी वो कर सकता था उससे यह अधिक ही थी, क्योंकि मैं उसके बहुत ही पास तक पहुंच चुका था। मेरे पास मौका था और उसी जगह से मैंने उसके चारों तरफ अपना जाल बुनना शुरू कर दिया, और ये तब तक जारी रहा जब तक कि वो इसके काफ़ी नज़दीक ना आ गया। 3 दिनों में ही, यानी अगले सोमवार को, ये मामला बिल्कुल पक जाएगा और प्रोफेसर अपने गिरोह के सभी प्रमुख साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में होगा। तब इस शताब्दी का सबसे बड़ा फौजदारी का मुकदमा सामने आएगा, जिसमें 40 से अधिक रहस्यों का पर्दाफाश होगा। किंतु तुम जानते ही हो, यदि हम समय से पहले कुछ करेंगे तो उन सभी की रस्सी अंतिम समय में भी हाथ से छूट सकती है। यदि मैं इस काम को प्रोफेसर मोरियार्टी की जानकारी के बिना ही कर सकता तो ये बहुत ही अच्छा होता, पर वो बहुत ही मक्कार है। मैंने उसके चारों तरफ जो भी मेहनत की है, उसने हर कदम पर निगाह रखी थी। अक्सर ही जब मैं उसे रोकने वाला होता था तभी वो बार बार बच निकल जाता था। मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि इस शांत प्रतियोगिता को विस्तार से लिखा जा सकता है, तब प्रहार और बचाव के रूप की सुरागसानी के इतिहास में इसका एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता। मैं ऐसे स्तर पर पहले कभी नहीं पहुंचा और कभी भी अपने विरोधी के द्वारा इतना परेशान नहीं किया गया। उसने मुझे चोट पहुंचाई और फिर भी मैंने उसे कम आंका। आज सुबह उसने अंतिम कदम उठाया, और जबकि इस काम को पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ इस मामले पर सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और प्रोफेसर मोरियार्टी मेरे सामने खड़ा था। वॉटसन, मुझे किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी, पर मैं ये मानता हूं कि जब मैंने उस आदमी को देखा जो कि हमेशा से मेरे दिमाग में रहा, वो आज मेरी चौखट पर खड़ा है, उसकी मौजूदगी मेरे लिए काफी परिचित सी थी। वो बहुत ही अधिक लंबा और दुबला था। उसका सफेद माथा आगे की ओर उभरा हुआ और आंखें धसी हुई थी। उसकी शक्ल बिना दाढ़ी मूछ की पीली और एशिया के लोगों की तरह ही थी। उसका चेहरा मोहरा एक प्रोफेसर की तरह लगता था। बहुत अधिक पढ़ने की वजह से उसके कंधे कुछ गोल से हो गए थे और उसका चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ था। वो अपना सिर दाएं बाएं सांप की तरह हिला रहा था। उसने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से मुझे बहुत ही जिज्ञासा से देखा और बोला, मैंने जितनी उम्मीद की थी तुम उससे कम दिखते हो। आदमी का अपने ड्रेसिंग गाउन में एक भरी हुई पिस्तौल पर उंगली रखना खतरनाक आदत है। वास्तविकता ये थी कि उसके घुसते ही मैंने तुरंत अपने ऊपर एक खतरा भांप लिया था। उसके बचाव का सिर्फ यही एक तरीका बचा था कि मेरी जबान बंद हो जाती। तभी तुरंत ही मैंने दराज से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख ली थी और इसे कपड़ों के भीतर ही उसके लिए तैयार रखा था। उसके इस तरह से कहने पर मैंने वो हथियार बाहर निकाल लिया और मेज पर रख दिया। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी पलकें झपकाईं। मैं इस बात से बहुत खुश था कि वो मेरे सामने मौजूद है। उसने कहा, तुम प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं जानते। मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। प्लीज़ बैठ जाइए। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको 5 मिनट का समय दे सकता हूँ। उसने कहा, मुझे जो कुछ भी कहना है वो पहले ही तुम्हारे दिमाग में जा चुका है। मैंने जवाब दिया, तब मुमकिन है कि मेरा जवाब भी तुम्हारे पास होगा। तुम बहुत तेज हो। बिल्कुल। उसने अपना हाथ अपनी जेब में जैसे ही डाला, मैंने मेज से पिस्तौल उठा ली, पर उसने केवल अपनी एक छोटी सी नोटबुक निकाली जिसमें उसने कुछ तारीखें लिख रखी थीं। वो बोला, तुम 4 जनवरी को मेरे रास्ते में रोड़ा बने थे। 23 को तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी की थी और मार्च के अंत में मेरी योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अब अप्रैल की समाप्ति पर मुझे तुम्हारे लगातार उत्पीड़न से अपनी आज़ादी खो जाने का डर है। ये स्थिति अब बिल्कुल नामुमकिन सी हो गई है। मैंने पूछा, क्या आपको कुछ और मशविरा देना है? उसने अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, मिस्टर होम्स, तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। सचमुच छोड़ देना पड़ेगा, मैंने कहा। सोमवार के बाद। वो बोला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी काबिलियत का व्यक्ति इस मामले का एक परिणाम ज़रूर देखेगा। अतः तुम अपना हाथ खींच लो।
तुमने अपना काम इस ढंग से किया है कि हमारे पास अब केवल एक ही स्रोत बचा है। तुमने इस मामले को जिस ढंग से जकड़ा है, इसे देखना मेरे लिए एक बुद्धिमानी वाला आनंद रहा है। मैं कहता हूँ कि इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मुझे मजबूर होना मेरे लिए दुख की बात होगी। तुम मुस्कुरा रहे हो, पर मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा ही होगा। मैंने कहा, खतरा मेरे काम का हिस्सा है। वो बोला, ये खतरा नहीं है, ये कभी ना रुकने वाली बर्बादी है। तुम एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक मजबूत संगठन के खिलाफ खड़े हो। तुम अपनी सारी चतुराई के साथ भी इसे समझने में असमर्थ हो। मिस्टर होम्स, तुम्हें इस चीज़ को साफ साफ समझ लेना चाहिए, नहीं तो तुम कुचल दिए जाओगे। मैंने उठते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस बातचीत की मौज में मैं अपने कुछ उन ज़रूरी कामों की अनदेखी कर रहा हूँ जो कि मेरा कहीं और इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी उठा और शांति से मुझे देखते हुए उदासी से उसने अपना सिर हिलाया और अंत में बोला, ठीक है, ये दुखद है, पर मैं जो कर सकता था मैंने किया। मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ। तुम सोमवार से पहले कुछ नहीं कर सकते हो। मिस्टर होम्स, ये मेरे और तुम्हारे बीच का द्वंद्व युद्ध है। तुम्हें उम्मीद है कि तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर दोगे? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कभी कटघरे में खड़ा नहीं होऊंगा। तुम मुझे हराने की हिम्मत रखते हो। मैं कहता हूँ तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। यदि तुम मुझे बर्बाद करने की सूझ रखते हो तो इसके लिए निश्चिंत रहो कि मैं भी तुम्हें उतना ही बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा, मिस्टर मोरियार्टी, तुम मुझे काफ़ी बधाइयाँ दे चुके हो। मुझे भी इसके एवज में एक तो दे लेने दो। अगर मैं पहली वाली संभावना के लिए सुनिश्चित कर दिया गया हूँ, तब भी लोगों के हित में बाद वाली संभावना को खुशी से स्वीकार कर लूँगा। वो गुर्राते हुए बोला, मैं तुम्हें एक का तो वादा कर सकता हूँ, पर दूसरी का नहीं। इतना कहकर वो मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ यही मेरा साक्षात्कार था। मैं ये मानता हूँ कि इसने मेरे दिमाग पर एक बुरा असर डाला था। उसके संक्षिप्त भाषण ने गंभीरता की वजह पैदा कर दी थी, जो कि केवल एक गुंडे से नहीं पैदा हो सकती थी। तुम ये कह सकते हो कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी। इसका कारण ये था, और मुझे पक्का यकीन था कि उसके एजेंट ही मुझ पर हमला करेंगे। यदि ऐसा होता है तो मेरे पास इसके लिए बेहद पक्के सबूत हैं। आप पर पहले भी हमला हो चुका है क्या? प्रिय वॉटसन, प्रोफेसर मोरियार्टी वो आदमी नहीं है जो अपने पैरों के नीचे घास उगने दे। मैं दोपहर में किसी काम से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गया था। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां एक रास्ता बैंटिक स्ट्रीट की तरफ जाता है, तभी एक घोड़ों वाली गाड़ी तेजी से सनसनाती हुई मेरे ऊपर दौड़ी। मैं तुरंत ही उछलकर फुटपाथ पर हो गया और मैंने खुद को इससे बचा लिया। ये सब कुछ ही पलों में घटित हुआ। वो गाड़ी मेरीबोन लेन की तरफ निकल गई और फिर तुरंत ही गायब हो गई। वॉटसन, इसके बाद मैं सड़क के किनारे खड़ंजे पर खड़ा था और जैसे ही मैं चला कि तभी किसी मकान की छत से एक ईंट नीचे की तरफ आई और मेरे पैरों के पास टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मैंने पुलिस को बुलाया और उस जगह की छानबीन कराई, पर वहाँ पर कुछ पत्थर और ईंट छत की मरम्मत के लिए पहले से ही रखे गए थे। मुझे विश्वास दिलाया गया कि शायद उनमें से कोई एक ईंट हवा से गिर पड़ी। ये ज़रूर है कि मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता था, पर मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। इसके बाद मैं एक घोड़ा गाड़ी से अपने भाई के पास पॉल मॉल चला आया और वहाँ मैंने अपना दिन बिताया। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ और आते समय रास्ते में एक गुंडे ने मुझ पर एक गधा जैसी चीज़ से हमला किया। मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। किंतु मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस आदमी जिसके सामने के दांत से मेरी उंगलियों की गांठें छिल गई हैं और उस सेवानिवृत्त गणित के शिक्षक जो कि संभवतः 10 मील दूर किसी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न हल कर रहा होगा, के बीच कोई संबंध नहीं पाया जा सकेगा। वॉटसन, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम्हारे कमरे में घुसते ही मेरा पहला काम तुम्हारे दरवाजे को बंद करना ही था और सामने के दरवाजे के बजाय कम संदेह वाली जगह से बाहर निकलने के बारे में तुमसे पूछे जाने के लिए मैं विवश कर दिया गया था। मैंने अक्सर अपने साथी की साहस की प्रशंसा की थी, परंतु इस बार के जितनी कभी नहीं, और जिस तरह से उसने शांतिपूर्वक घटनाएं बताईं और जिन्हें आपस में जोड़ते ही ये एक डरावना दिन बन गया था। मैंने कहा, तुम रात यहाँ गुजारोगे? नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे पास मेरी योजनाएं हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब तक सब कुछ तय हो चुका है और जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, इनमें उन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि दोष साबित करने के लिए मेरी मौजूदगी ज़रूरी है, इसलिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊं। इससे पुलिस को अपना काम करने में आसानी होगी और मेरे लिए एक खुशी की बात होगी कि तुम मेरे साथ महाद्वीप चलो। मैंने कहा, मेरी प्रैक्टिस इस समय धीमी है और मेरा पड़ोसी भी सहयोग करने वाला व्यक्ति है। मुझे तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी। तब कल सुबह शुरू करते हैं। बहुत ज़रूरी है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारे निर्देश है प्रिय वॉटसन। मेरी तुमसे विनती है कि तुम अक्षरशः उनका पालन करोगे, क्योंकि तुम यूरोप के सबसे शक्तिशाली और चालाक अपराधी संगठन के खिलाफ मेरे साथ दोनों हाथों वाला खेल खेल रहे हो। अब सुनो, तुम अपना जो भी सामान ले जाने वाले हो उसे तुम आज रात बिना पता लिखे ही अपने एक विश्वसनीय आदमी के साथ विक्टोरिया भेज दोगे। सुबह तुम अपने आदमी को ये कहते हुए एक घोड़ा गाड़ी लाने के लिए भेजोगे कि वो वहां मौजूद पहली और दूसरी वाली गाड़ी को नहीं लेगा। इस घोड़ा गाड़ी से तुम लॉथर एक्रेट के स्टैंड की ओर चलोगे और कोचवान को कागज़ के टुकड़े पर पता लिखकर दे दोगे। साथ ही उसे ये भी बता देना कि वो इसे कहीं फेंके नहीं। अपना किराया तैयार रखना और जैसे ही तुम्हारी गाड़ी रुके तुम एक्रेट से भागकर दूसरी तरफ ठीक 9:15 बजे पहुंच जाना। वहां तुम्हें एक घोड़े वाली छोटी गाड़ी इंतजार करती मिलेगी, जिसे एक काली शाल ओढ़े आदमी चला रहा होगा। तुम इसमें घुस जाना और कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस के लिए ठीक समय विक्टोरिया पहुंच जाओगे। मैं वहां तुमसे कहाँ मिलूंगा? ठीक स्टेशन पर। सामने वाला प्रथम श्रेणी का दूसरा डिब्बा हमारे लिए आरक्षित होगा। वो बोगी ही हमारी मुलाकात की जगह है। ठीक है। अब होम्स से शाम को रुकने के लिए पूछना बेकार था। मेरे लिए उसका ये सोचना स्पष्ट हो गया था कि वो जिस छत के नीचे था उसके लिए वो परेशानी बन सकता था और इसी उद्देश्य ने उसे चले जाने के लिए बाध्य किया था। कल की अपनी योजना के अनुसार वो जल्दी जल्दी कुछ शब्द बुदबुदाते हुए मेरे साथ बगीचे में आया और फिर उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ रास्ते पर कूद गया, जो कि सीधा मोंटिमर स्ट्रीट की तरफ जाता था। उसने घोड़ा गाड़ी के लिए एक सीटी की आवाज़ निकाली और फिर उसी से मैंने उसे जाते हुए सुना। सुबह मैंने होम्स के निर्देशों का पालन किया। एक घोड़ा गाड़ी इतनी सावधानी से ये बचाते हुए ली गई कि ये हमारे लिए ही तैयार की गई थी। नाश्ते के बाद मैं तुरंत ही लोअर एक्रेट की तरफ चल दिया, जहाँ से मैं अपनी पूरी तेज़ी से भागा। अब मेरे सामने एक छोटी सी घोड़े वाली गाड़ी खड़ी थी, जिसके कोचवान ने काली शॉल लपेट रखी थी। जैसे ही मैं इसमें बैठा, इसने अपना चाबुक घोड़े पर लहराया और तेजी से विक्टोरिया स्टेशन की तरफ भागा। मेरे उतरते ही उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और बिना मेरी तरफ देखे ही तुरंत तेजी से वापस चल दिया। ये सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। मेरा सामान मेरा इंतजार कर रहा था और होम्स की बताई जगह को खोजने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ट्रेन में केवल यही जगह थी जिस पर आरक्षित लिखा था। अब मेरी केवल एक ही बेचैनी थी कि होम्स वहाँ नहीं थे। स्टेशन की घड़ी बता रही थी कि हमारी यात्रा की शुरुआत में सिर्फ 7 ही मिनट बचे थे। यात्रियों के समूहों और उन्हें विदा करने वालों में मैंने उन्हें ढूंढा, पर यह सब व्यर्थ था क्योंकि मुझे उनमें अपने साथी का कोई निशान नहीं मिला। मैंने अपना कुछ समय इटली के एक बुजुर्ग पादरी की सहायता करने में बिताया, जो कि कुली को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका सामान पेरिस के लिए बुक होना था। फिर एक बार और चारों तरफ देखते हुए मैं वापस अपनी बोगी की तरफ लौट आया, जहां मुझे वही कुली मिला और उसने टिकट के बदले वही जीर्ण पादरी साथी के रूप में दे दिया। उसे ये बताना मेरे लिए बेकार था कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए अनधिकार घुसपैठ है, क्योंकि मेरा इटली भाषा का ज्ञान उसकी अंग्रेजी से भी कम था। इसलिए मैंने अपने कंधे अस्वीकृति में उचका दिए और बेचैनी से अपने साथी के लिए इधर उधर देखने लगा। जैसे ही मैंने सोचा कि उसकी गैर मौजूदगी का मतलब ये हो सकता था कि उस रात उस पर कोई घातक हमला हुआ होगा, डर की एक सिहरन सी मुझ में दौड़ गई। ट्रेन के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और जब सीटी बजी तभी एक आवाज़ आई, प्रिय वॉटसन, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग कहने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं आश्चर्यचकित होकर मुड़ा। उस बुजुर्ग पादरी ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। अगले ही पल उसकी झुर्रियाँ सीधी हो गईं, नाक ठुड्डी से हट गई और नीचे के होठों का आगे की ओर निकलना और वो मुंह का बुदबुदाना खत्म हो गया। उसकी उदास सी आंखों में एक चमक आ गई
और उसका झुका हुआ शरीर तन गया। अब वो पुराना ढांचा गायब हो चुका था और उसकी जगह होम्स ने ले ली थी। मैं चीख पड़ा, हे भगवान, तुमने मुझे कितना चौंका दिया। वो फुसफुसाते हुए बोला, अभी भी सुरक्षा ज़रूरी है। मुझे पता था कि वो मेरा पीछा करेंगे। ओहो, वहाँ मोरियार्टी खुद भी मौजूद है। जैसे ही होम्स ने इतना कहा, ट्रेन चल पड़ी। पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो वहाँ एक लंबा आदमी भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने हाथ इस तरह से हिला रहा था जैसे वो ट्रेन रुकना चाहता हो। अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली और थोड़ी ही देर में स्टेशन को पीछे छोड़ दिया। होम्स ने हंसते हुए कहा, अपने सारे सुरक्षा के उपायों के चलते हम बाल बाल बचकर निकल आए। वो उठ खड़ा हुआ और खुद को छुपाने वाले अपने उस काले चोगे तथा हैट को उतारकर हैंडबैग में रख दिया। वॉटसन, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? नहीं। तब तुम्हें बेकर स्ट्रीट के बारे में भी नहीं पता होगा। बेकर स्ट्रीट? उन्होंने पिछली रात को हमारे कमरों में आग लगा दी थी। इसमें कुछ अधिक नुकसान नहीं हुआ। होम्स, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। जब उनका वो गधा वाला आदमी गिरफ्तार हुआ तभी वो मुझे ढूंढने में भटक गए, इसलिए वो अंदाज नहीं लगा सके कि मैं वापस अपने कमरे में आ गया हूँ। उन्होंने तुम पर भी अपनी निगाह रखी थी और इसलिए मोरियार्टी विक्टोरिया तक पहुँच गया था। तुमने आने में कोई गलती तो नहीं की थी। मैंने ठीक वैसा किया जो आपने कहा था। क्या तुम्हें वो घोड़ा गाड़ी मिली थी? हाँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। क्या तुमने कोचवान को पहचान लिया था? नहीं, वो मेरा भाई माइक्राफ्ट था। ऐसे मामलों में बिना तुमको बताए, बिना स्वार्थ के ही उससे लाभ मिल जाता है। ऐसे नाजुक मौक़ों पर किसी भाड़े के आदमी को अपने विश्वास में नहीं ले सकते। परंतु अब हमें मोरियार्टी के लिए जो करना है उसकी योजना बनानी है। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक नाव इसका पीछा भी करेगी, तो मुझे लगता है कि हम इससे बहुत ही सुरक्षित ढंग से बच निकले हैं। प्रिय वॉटसन, तुमने मेरी बात का सही अंदाज़ा नहीं लगाया है कि ये आदमी मेरे ही बौद्धिक स्तर का है। तुम सोच नहीं सकते हो कि यदि मैं पीछा करने वाला होता तो क्या मैं खुद को इतने हल्के अवरोध से रोक देता? तब तुम उसके बारे में इतना कम क्यों सोचते हो? वो क्या करेगा? मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या करोगे? दूसरी गाड़ी बदल लो। पर वो लेट हो सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ट्रेन कैटरबरी पर रुकती है और वहाँ बोट के आने में कम से कम 15 मिनट की देर होती है। वो हमें वहाँ पकड़ लेगा। कोई भी सोचेगा कि हम अपराधी हैं। उसके आने पर उसे गिरफ्तार हो जाने दो। ये हमारा 3 महीने का काम बर्बाद कर देगा। हमें बड़ी मछली पकड़नी है, पर छोटी मछलियाँ जाल से बाहर बच जाएंगी। सोमवार को हमें वे सब मिल जाएंगी, इसलिए गिरफ्तार होना ठीक नहीं है। तब क्या करें? हम कैटरबरी पर बाहर आ जाएंगे और तब फिर हम नेवातेन से डीपी तक की लंबी यात्रा करेंगे। मुझे जो चाहिए मोरियार्टी वही करेगा। वो पेरिस जाएगा और हमारे सामान को पहचान कर वहाँ डिपो में हमारा 2 दिन तक इंतज़ार करेगा। इसी बीच हम कपड़े के 2 बैग ले लेंगे और अपने देश के निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हुए उसी के साथ यात्रा करेंगे। हम लग्जमबर्ग व बैस्ले होते हुए स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। कैटरबरी पर हम केवल इसलिए उतर गए कि हमें न्यू हेवन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ 1 घंटा इंतज़ार करना था। मैं अभी भी अपने सामान के साथ जाते हुए वैन को दुखी मन से देख रहा था, क्योंकि इसमें मेरे कपड़े थे, जबकि होम्स ने मेरी बाहें खींची और पटरी की ओर इशारा किया। उसने कहा, तुम उसे पहले ही देख चुके हो। कैंटिश के जंगलों में काफ़ी दूर धुएं की एक पतली सी रेखा ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ रही थी। 1 ही मिनट बाद एक गाड़ी का डिब्बा और इंजन दूर मोड़ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि स्टेशन की ओर ही आ रहा था। जैसे ही ये गरजता हुआ और अपनी गर्म हवा हमारे चेहरे पर छोड़ता हुआ सामने से गुजरा, स्टेशन पर पड़े माल के ढेर के पीछे हो जाने का भी हमारे पास समय नहीं था। जब हम उस गाड़ी के डिब्बे को पहाड़ी पर जाते हुए देख रहे थे, तभी होम्स ने कहा, वो वहाँ जा रहा है। हमारे साथी की बुद्धिमानी की भी सीमाएं हैं। ये अप्रत्याशित हो सकता है कि मैं जो भी परिणाम निकालूं और उस पर काम करूं, उसका उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। उसने क्या किया होगा? क्या वो हमसे आगे निकल गया होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुझ पर मेरी हत्या करने के लिए हमला किया होगा। यही एक खेल है जिसे दोनों खेल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम पहले ही यहाँ लंच कर लें
या न्यू हेवन पहुंचकर खाना खाने तक भूखे रहें। हम उस रात ब्रसल्स के लिए चल दिए और हमने वहां 2 दिन बिताए। तीसरे दिन हम स्ट्रासबर्ग के लिए चले। सोमवार की सुबह होम्स ने लंदन की पुलिस को टेलीग्राम किया, जिसका जवाब हमें शाम को होटल में मिल गया था। होम्स ने इसे खोला और फिर बुरा सा मुंह बनाकर फेंक दिया। फिर एक कराहती आवाज़ में मुझे कहा, मुझे लगता है वो बच गया। मोरियार्टी? सिवाय उसके उन्होंने पूरा गिरोह पकड़ लिया। वो बचकर निकल गया। वाकई जब मैंने देश छोड़ा तब उससे कोई बच नहीं सकता था, पर मैंने सोचा था कि मैंने उनके हाथों में उसे दे दिया। वॉटसन, मेरे ख्याल से तुम्हें वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए एक खतरनाक साथी बन चुका हूँ। इस आदमी का पेशा खत्म हो चुका है। अगर वो लंदन वापस लौटता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैं उसके स्वभाव के बारे में जानता हूँ, वो अपनी पूरी ताकत मुझसे बदला लेने में लगा देगा। उसने मेरे साथ अपनी एक छोटी सी मुलाकात में कहा था और मैं जानता हूँ कि वो वैसा ही करेगा। मैं वाकई तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम वापस अपनी प्रैक्टिस के लिए चले जाओ। ये किसी व्यक्ति के लिए एक अनुरोध जैसा ही था, जो कि उसका एक पुराना सहयोगी होने के साथ एक पुराना साथी भी था। हम स्ट्रासबर्ग में इस विषय पर आधे घंटे तक बहस करते रहे और उसी रात हमने अपनी यात्रा जेनेवा के लिए शुरू कर दी। 1 सप्ताह तक हम रॉन की मनोहर घाटी में घूमते रहे और फिर ल्यूक होते हुए जेमिनी दर्रे तक गए, जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद हम इंटरलेकन से मेरिजनेन भी गए। ये एक बहुत ही मनभावन यात्रा थी। नीचे धरती पर हरियाला वसंत और ऊपर सफ़ेद बर्फ, परंतु ये मुझे बिल्कुल ही स्पष्ट था कि एक पल के लिए भी होम्स उस काली छाया को नहीं भूल पाए थे। घर की तरह के उस अल्पाइन के गांव और एकांत वाले पहाड़ी दर्रों में भी मैं उसकी चौकन्नी आंखों और हर आने जाने वाले चेहरे पर उसकी तीक्ष्ण दृष्टि को देख रहा था। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि हम जहां भी जाएंगे हम खतरे से बाहर नहीं रहेंगे, जो कि हमारे पैरों के निशान का पीछा कर रहा था। मुझे याद है कि एक बार जब हम जेमिनी से होकर गुजर रहे थे और डाउबेंसी की सीमा पर ही थे, तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर नीचे की ओर लुढ़का और ठीक हमारे पीछे झील में आवाज करता हुआ गिर गया। एक झटके से होम्स किनारे टीले पर चढ़ गया और अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखने लगा। वहां कोई नहीं दिखा और हमारे गाइड ने हमें यकीन दिलाया कि इस मौसम में यहाँ पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। होम्स ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उस आदमी की बात सुनकर मेरी तरफ देखकर एक ऐसे व्यक्ति की तरह मुस्कुराया जो कि अपनी बात का असर देख रहा हो। अपने पूरे चौकन्नेपन के बावजूद वो हताश नहीं हुआ था, बल्कि मैंने पहले कभी उसको इतना अधिक उत्साह में नहीं देखा था। वो बार बार इस बात पर आ जाता था कि यदि उसे इसका यकीन हो जाता कि वो समाज को मोरियार्टी से आज़ाद करा सकता है, तब वो अपने पेशे को प्रसन्नतापूर्वक एक परिणाम तक पहुंचा हुआ महसूस करता। मैं सोचता हूँ वॉटसन, मैं अब ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है। अगर मेरे संग्रह आज की रात बंद कर दिए जाते हैं, तब भी मैं उनका धैर्यपूर्वक अवलोकन कर सकता हूँ। लंदन की हवा मेरे लिए बहुत ही मधुर है। हजारों मामले जिनमें मैंने काम किया है, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी गलत पक्ष के लिए किया हो। हाल ही में बजाय उन अधिक बनावटी मामलों जिनके लिए हमारे समाज की बनावटी स्थिति जिम्मेदार है, मेरा रुझान प्रकृति के द्वारा पैदा की गई समस्या की ओर रहा। वॉटसन, यूरोप के सबसे अधिक खतरनाक और सक्षम अपराधी को पकड़ने या उसके सफाई के द्वारा जब मैं अपने पेशे को सजाऊंगा, तब वो दिन तुम्हारे संस्मरणों की समाप्ति का होगा। जो कुछ भी मेरे पास बताने के लिए बचेगा उसे मैं संक्षिप्त रूप में और ठीक ठीक बता दूंगा। ये एक विषय नहीं है जिसमें मैं बना रहना चाहता हूँ, फिर भी मैं सचेत हूँ कि विस्तार से बताने के साथ किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को न भूलने का कार्य मुझे सुपुर्द किया गया है। ये 3 मई थी और हम एक छोटे से गांव मेरिंजन पहुँचे, जहां हम इंग्लिशर हाफ के पास रुके और फिर उसके बड़े भाई पीटर स्टेलियर के पास ठहराए गए। हमारा मकान मालिक एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसने लंदन के ग्रासवेनर होटल में 3 साल तक बेयरे की नौकरी की। उसी की राय पर हम 4 तारीख को दोपहर में साथ इस इरादे के साथ पहाड़ी को पार करने चल दिए कि हम राजन लुई की एक झोपड़ी में रात गुजारेंगे। हमें समझाया गया था कि रेजिन बाग के झरने को उन छोटे चक्करदार रास्तों के देखे बिना उसे पार न करें, जो कि पहाड़ी के करीब आधे रास्ते पर हैं। ये वाकई एक बहुत ही डरावनी जगह है। पिघली हुई बर्फ से यहाँ जल प्रवाह प्रबल था, जो कि नीचे बहुत ही गहराई में गिर रहा था।
इसकी फुहारें जलते हुए घर के धुएं की तरह घुमड़ रही थी। ये नदी बहुत ही भयानक रूप में उस खाई में गिर रही थी। इसके किनारे काली चमकीली चट्टानें थीं। दूधिया रंग की ये नदी आगे से सकरे होती हुई नीचे गहराई में गिर रही थी। तेजी से बहती हुई ये धारा ऊपर तक लबालब भरी हुई थी। दूर तक फैला हुआ वो हरे रंग का पानी नीचे गरज रहा था और फुहारों का वो मोटा पर्दा ऊपर की तरफ फुफकार रहा था। इसकी लगातार और शांति प्रदान करने वाली हवा आदमी को एक खुमारी में ला दे रही थी। हम किनारे खड़े होकर नीचे पानी को देख रहे थे, जो कि काली चट्टानों के बीच से होकर जा रहा था, और खाई के ऊपर आती फुहारों के साथ आवाजों को सुन रहे थे। झरने का पूरा दृश्य देखने के लिए रास्ते को गोल आकार देते हुए बंद कर दिया गया था, पर यह अचानक ही खत्म हो जाता था और यात्री जिधर से आता उसे उधर की ही ओर वापस जाना पड़ता था। इसलिए हमें भी मुड़कर जाना पड़ा कि तभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक युवक अपने हाथों में एक चिट्ठी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। इसमें उसी होटल का निशान बना हुआ था जिसे हमने अभी अभी छोड़ा था। मकान मालिक ने इस चिट्ठी पर मेरा नाम लिखा था। इससे पता चला कि हमारे होटल छोड़ने के कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ एक अंग्रेज महिला आई थी। उसकी हालत फेफड़े के संक्रमण से बहुत खराब थी। वो डेवास प्लाट्स पर छुट्टियां मनाने गई थी और अब अपने दोस्तों के पास ल्यूसरने जा रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो कुछ ही घंटों की मेहमान है। यदि मैं वापस लौट जाता हूँ तो एक अंग्रेज डॉक्टर का उसको देखना उसके लिए एक बड़ी दिलासा होगी। उस भले आदमी स्टेलियर ने मुझे उस चिट्ठी में यकीन दिलाया था कि वो मेरी इस तकलीफ के लिए मेरा आभारी रहेगा। चूंकि उस महिला ने स्विट्जरलैंड के किसी चिकित्सक के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो इसे अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी मान रहा था। ये अनुरोध इस तरह से था कि इसे मना नहीं किया जा सकता था। अपने देश की महिला जो कि अपरिचित भूमि पर मरने वाली थी, उसके लिए इस प्रार्थना को अस्वीकार करना असंभव था। हालांकि होम्स को छोड़कर जाते हुए मुझे झिझक हो रही थी। अंत में ये तय हुआ कि वे उस युवा संदेशवाहक को अपने पास रास्ता बताने वाले और सहयोगी के रूप में रखेंगे और मैं मैरिंजेन जाऊंगा। होम्स ने कहा कि वे कुछ समय झरने के पास बिताएंगे और फिर धीमे धीमे पहाड़ी पर चढ़ते हुए रोजेन लुई पहुंचेंगे, जहां शाम को मैं उनसे फिर मिलूंगा। जैसे ही मैं कुछ दूर पहुंचा तो मैंने देखा कि होम्स की पीठ एक चट्टान के सहारे टिकी है और वे हाथ बांधकर नीचे झरने का पानी देख रहे हैं। यही वो उनका अंतिम दृश्य था जो मेरी तकदीर ने मुझे इस दुनिया में दिखाया था। जब मैं काफी नीचे उतर आया और मुड़कर देखा, तब उन्हें वहां से देख पाना असंभव था, परंतु मैं उस घुमावदार रास्ते को देख सकता था जो कि पहाड़ी से होकर उन तक जाता था। इसी पर एक आदमी, जहां तक मुझे याद है, काफी तेजी से जा रहा था। मैंने उसकी काली छाया की बाहरी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी थी। मैंने उसके जल्दी जल्दी चलने पर ध्यान दिया था, परंतु अपनी मंजिल पर जाने की जल्दी में वो मेरे दिमाग से हट गया था। मैरिंजेन पहुंचने में मुझे 1 घंटे से कुछ अधिक समय लगा। वो बुजुर्ग स्टेलर अपने होटल के पोर्च में खड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी आते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो अभी ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं होगी। उनके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था और उनकी भौहों के प्रदर्शन ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। उस चिट्ठी को जेब से बाहर निकालते हुए मैंने कहा, क्या ये चिट्ठी आपने नहीं लिखी है? क्या इस होटल में कोई अंग्रेज औरत बीमार नहीं है? वो जोर से बोला, बिल्कुल नहीं, मगर इस चिट्ठी पर मेरे होटल का निशान है। इसका मतलब है कि इसे उसी लंबे अंग्रेज आदमी ने लिखा होगा जो तुम लोगों के जाने के बाद आया था, उसने कहा। पर मैं उस होटल के मालिक की बात सुनने के लिए नहीं रुका। एक अजीब से भय के साथ मैं उस गांव की सड़क पर दौड़ पड़ा और उसी ओर भागा जिधर से मैं अभी अभी उतरा था। इसमें मुझे करीब 1 घंटा लग गया था। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद एक बार फिर से रेजिनबाख के झरने तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए। होम्स का सामान उसी चट्टान पर पड़ा हुआ था जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, परंतु वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनको आवाज़ देकर मेरा पुकारना भी बेकार गया। छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराकर आती मेरी आवाज़ की प्रतिध्वनि ही मेरा जवाब थी। उनके वहां पड़े सामान को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वे रोजेन लुई नहीं पहुंचे। वे इसी तिराहे पर ही रुके होंगे जिसके एक ओर सीधी सपाट चढ़ाई और दूसरी ओर गहरी खाई थी। तभी उनके दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया होगा। वो स्विट्जरलैंड वाला युवक भी चला गया था। उसको शायद मोरियार्टी ने कुछ धन दिया होगा और उसके साथ 2 आदमी भी थे। फिर क्या हुआ होगा?
कौन हमें बताए कि क्या हुआ होगा। अपने आप को संयत करने के लिए मैं 1 या 2 मिनट के लिए खड़ा रहा, क्योंकि मैं उन चीज़ों को देखकर थोड़ा भयभीत हो गया था। फिर मैंने होम्स के अपने तरीकों की तरह सोचना शुरू किया और इस आपदा को समझने के लिए उनको व्यवहार में लाने की कोशिश की। ऐसा करना बहुत ही आसान था। अपनी बातचीत के दौरान हम उस रास्ते के अंतिम सिरे तक नहीं गए थे और वहाँ पड़ा हुआ उनका सामान यही बता रहा था कि हम वहीं खड़े थे। वहाँ की काली मिट्टी फुहारों की बौछार से नम हो गई थी और इस पर अब एक चिड़िया के निशान बन सकते थे। जाते हुए पैरों के 2 निशान वहाँ काफ़ी दूर तक स्पष्ट थे। वे दोनों निशान मुझसे दूर होते जा रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी निशान वापसी की तरफ नहीं लौटा था। उस मिट्टी से कुछ 1 गज की दूरी पर ऐसा लगता था कि ज़मीन कुछ रौंदी गई थी और खाई में लटकी हुई झाड़ियाँ टूटी तथा बिखरी हुई थी। मैंने आगे की ओर झुककर देखा, पर तेज आती हुई फुहारों ने मुझे पूरा भिगो दिया। मेरे वहाँ से चलने के पहले ही अंधेरा हो चुका था और अब मुझे चमकती हुई चट्टानों पर केवल नमी ही दिख रही थी। नीचे दूर तक पानी के गिरने की आवाज़ थी। मेरे पुकारने पर केवल उसकी प्रतिध्वनि ही आती थी। ये भाग्य का ही खेल था कि मेरे साथी और सहयोगी की अंतिम बधाइयाँ ही मेरे साथ थीं। उनका सामान अभी भी चट्टान से टिका हुआ रास्ते पर पड़ा था। पास ही के एक पत्थर पर कुछ चमकती हुई चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा और हाथ बढ़ाकर उठाते ही मुझे लगा कि ये तो चांदी का सिगरेट का डिब्बा है, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। मैंने इसे जैसे ही उठाया कि तभी इसके नीचे दबा एक चौकोर कागज़ का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। इसे खोलने पर मैंने देखा कि ये उनकी नोटबुक से फटे पन्ने हैं और इनमें उन्होंने मुझे ही संबोधित करके लिखा है। ये उस व्यक्ति का गुण था कि उसकी दिशा स्पष्ट थी और लिखावट उतनी ही साफ तथा सुघड़ कि जैसे ये उसके अपने अध्ययन कक्ष में ही लिखी गई हो। प्रिय वॉटसन, मैं कुछ पंक्तियों में मिस्टर मोरियार्टी की आभार स्वीकृति में लिख रहा हूँ, जिन्होंने उन प्रश्नों की अंतिम चर्चा के लिए, जो कि हम दोनों के बीच में ही थे, मेरी सुविधा का इंतज़ार किया। उसने मुझे अपने काम के तरीकों की रूपरेखा दिखा दी, जिसके द्वारा वो अंग्रेज़ पुलिस से बच निकला और उसने हमारी गतिविधियों के बारे में पता लगा लिया। मैंने उसकी काबिलियत के बारे में जो ऊंची धारणा बना रखी थी, उसे उसने और भी पक्का कर दिया। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी है कि मैं समाज को उसकी मौजूदगी से होने वाली आगामी प्रभावों से आज़ाद कर दूंगा। हालांकि मुझे डर है कि ये सब काम उस कीमत पर होगा जो कि मेरे साथियों के लिए, ख़ास तौर से तुम्हें वॉटसन, बहुत ही पीड़ादायक होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा पेशा अपने एक ख़ास मुकाम तक पहुँच चुका है और इससे अधिक अनुकूल इसके समापन की संभावना नहीं है। दरअसल मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ कि मुझे पूरा अंदाज था कि मरीजन से आने वाला वो पत्र एक धोखा था और मैंने तुम्हें इस उद्देश्य से जाने की अनुमति दी थी कि इस मामले में कुछ इसी तरह का नतीजा निकलेगा। इंस्पेक्टर पैटरसन से कहना कि इस गिरोह को कटघरे में लाने के लिए जिन कागज़ों की उसे ज़रूरत है वो M वाले ताखे में हैं और उस नीले रंग के लिफाफे के ऊपर मोरियार्टी लिखा है। इंग्लैंड से चलते समय मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई माइक्राफ्ट के हवाले कर दी थी। प्लीज़ मिसेस वॉटसन को मेरी शुभकामनाएं देना और मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा शर्लॉक होम्स। अब जो बच गया था उसके लिए संक्षेप में कुछ शब्द ही काफ़ी थे। विशेषज्ञों की छानबीन ने थोड़ी भी सुबह नहीं छोड़ी थी कि दोनों व्यक्तियों के बीच का निजी द्वंद्व समाप्त हो चुका था। सिवाय इसके कोई दूसरा अंत नहीं था कि इस परिस्थिति में वे दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े लुढ़कते चले गए होंगे। उनके शरीरों को ढूंढने की कोशिश भी पूरी तरह बेकार थी, क्योंकि वहां उस भंवर वाले पानी के कड़ाह और उफनते झाग में वो खतरनाक अपराधी तथा अपनी पीढ़ी का वो कानून का विजेता हमेशा हमेशा के लिए डूब गया होगा। स्विट्जरलैंड का वो युवक फिर कभी नहीं दिखा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उन्हीं एजेंटों में से एक होगा जिसे मोरियार्टी ने रख छोड़ा था। जहाँ तक उस गिरोह का सवाल है, वो लोगों की स्मृति में था कि वे सबूत कितने पक्के थे जो होम्स ने उनके संगठनों के खुलासे के लिए इकट्ठे किए थे और उस मृत व्यक्ति का हाथ उस पर कितना भारी पड़ा था। उनके खतरनाक मुखिया के बारे में कुछ बातें मुकदमे के दौरान बाहर आईं। अब अगर मैं उनके करियर के बारे में कुछ कहने के लिए मजबूर हूँ तो वो उन अविवेकी लोगों की वजह से है जिन्होंने उन पर अपने हमलों के द्वारा उन यादों को मिटाने की कोशिश की है जिन्हें मैं हमेशा एक बेहतर और बुद्धिमान व्यक्ति का दर्जा देता रहूँगा। आप सुन रहे थे शर्लक होम्स की कहानी अंतिम प्रश्न। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।